60 लाख का लोन, 45,000 का ईएमआई, हर महीने 20 साल के लिए। क्या ये तुम्हें साइन करना चाहिए? ये डिसीजन तुम्हारी लाइफ चेंज कर सकता है, इन अ गुड वे और इन अ बैड वे। आज पैसा और पर्सपेक्टिव के इस एपिसोड में हम बात करेंगे घर लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। घर लेना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन गलत टाइम पे घर लेना एक डिजास्टर हो सकता है। मैं रितेश शाह आज तुम्हें पर्सपेक्टिव दूंगा कि तुम्हें घर लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, दोनों पर्सपेक्टिव्स, फाइनेंस वाला भी और इमोशनल वाला भी। चलिए शुरू करते हैं। पहले बात करते हैं इमोशंस की, क्योंकि घर लेना एक फाइनेंशियल डिसीजन नहीं है, ये एक ड्रीम है। रोटी, कपड़ा, मकान, ये 3 बेसिक नीड्स होती है, लेकिन सबसे मुश्किल है अचीव करना वो है मकान, क्योंकि ये बहुत ही कॉस्टली हो सकता है। मेरी फैमिली ने ये स्ट्रगल देखा है। रेंट पे रहना, हर 2-3 साल में घर बदलना, कभी ओनर की परेशानी, कभी हमारी परेशानी, कभी क्विक डिसीजन लेना कि अगले महीने तुम्हें घर छोड़ना पड़ेगा। ये सब हमने परेशानियां फेस की है। खुद का घर होना एक अलग ही सुकून है, एक अलग स्टेबिलिटी, एक अलग इमोशनल एंकर। क्योंकि खुद का घर होना यानी खुद के सर पे छत होना एक बहुत बड़ी बात होती है, बट ये सुकून काफ़ी महंगा भी हो सकता है। डिपेंड करता है तुम कब और किस टाइम पे अपना घर खरीदते हो। चलिए समझते हैं घर कब, कैसे और किन सिचुएशन में खरीदना चाहिए। पहला सिनेरियो, अगर तुम्हारे पास फैमिली फाइनेंशियल बैकअप है तो। बेसिकली जब तुम्हारी इनकम फैमिली का एक मेजर रोल नहीं निभाती है तो तुम घर खरीदना सोच सकते हो। अज्यूम करो कि तुम्हारे फैमिली के 50,000 के खर्चे हैं और तुम्हारे घर की ईएमआई है 40,000 रुपये, लेकिन तुम 80,000 रुपये कमा रहे हो। लेकिन जब तुम्हारी फैमिली एग्जिस्ट कर रही थी पहले भी और अभी भी, तो तुम्हारी इनकम इतनी रेलेवेंट नहीं थी। तुम्हारी इनकम फैमिली के लिए बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि सेविंग्स बढ़ जाती है, इन्वेस्टमेंट बढ़ जाते हैं, लेकिन उससे तुम्हारे लाइफस्टाइल को कोई चेंज नहीं आएगा। तुम सरवाइव करना बंद नहीं कर पाओगे अगर तुम्हारी सैलरी ना आई फिर भी। तो तुम एक घर लेने का डिसीजन ले सकते हो। क्यों? क्योंकि तुम्हारी जो इनकम है वो फैमिली को डायरेक्टली रिलेट नहीं करती है। तुम्हारी फैमिली तुम्हारी इनकम के पहले भी सर्वाइव करती थी और तुम्हारी इनकम के बाद भी सर्वाइव कर लेगी। तो ये एक इनकम ऐसी है जो तुम इन्वेस्टमेंट या कुछ अच्छी चीज़ के लिए यूज़ कर सकते हो, और घर से बड़ा इन्वेस्टमेंट कोई नहीं होता। सो अगर तुम ऐसी इनकम कैटेगरी में हो जहाँ तुम्हारी फैमिली तुम्हारे पे डिपेंडेंट नहीं है इनकम के लिए, तो तुम घर लेने का एक थॉट ला सकते हो। बट अगर तुम्हारी इनकम प्राइमरी है, डैड रिटायर्ड है या उनकी सैलरी कम है, मॉम होम मेकर है और मेजर चंक ऑफ सैलरी तुम्हारी इनकम से आती है, तो घर लेने के लिए तुम्हें बहुत बार सोचना चाहिए। क्यों? क्योंकि मेजर चंक ऑफ घर का सैलरी जो है वो तुमसे आता है, और अगर तुम यही सैलरी अगर एक घर खरीदने में ईएमआई में दे दोगे तो तुम फंस सकते हो। अगर तुम्हारी 80,000 की सैलरी है और 40,000 तुम ईएमआई में ही दे रहे हो, तो तुम्हारे पास सिर्फ 40,000 की लिबर्टी है, उसमें तुम्हें तुम्हारे घर के खर्चे चलाने हैं। एंड वॉट इफ कोई इमरजेंसी आ जाए, कहीं से पैसों की कोई एकदम ज़रूरत पड़ जाए, तब क्या करोगे? ईएमआई डिफ़ॉल्ट हो सकता है, बैंक घर जब्त कर सकता है और क्रेडिट स्कोर बर्बाद हो सकता है। तो तुम्हें ध्यान रखना चाहिए और ये सोचना चाहिए कि तुम्हारे पास एक फैमिली का फाइनेंशियल बैकअप है कि नहीं। दूसरा सिनेरियो, अगर तुम्हारे पास फैमिली का फाइनेंशियल बैकअप है कि नहीं, अगर नहीं है तो तुम्हारे पास एक स्ट्रॉन्ग इनकम सोर्स होना चाहिए। और स्ट्रॉन्ग इनकम का मतलब ये नहीं सिर्फ सैलरी। पहला, तुम्हारे पास एक स्टेबल जॉब होनी चाहिए जहाँ ले ऑफ की जो चांसेस है वो कम हो। दूसरा, एक अच्छी खासी कंसिस्टेंट इनकम होनी चाहिए जहाँ जिस कंपनी में तुम्हें एक ग्रोथ भी इनकम में देखने को मिले कंसिस्टेंटली। तीसरा, तुम्हारे पास इमरजेंसी फंड भी रेडी होना चाहिए। इमरजेंसी फंड मतलब 6 महीने के एक्सपेंसेस जो तुम्हारे बैंक अकाउंट में पड़े हो, ताकि अगर तुम 6 महीना काम भी ना करो तो भी तुम्हारा घर 6 महीने के लिए अपने आप चल सकता है। चौथा, अदर इन्वेस्टमेंट्स, बेसिक इन्वेस्टमेंट्स लाइक स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड्स, पीपीएफ एक्सेट्रा। अगर ये सब चेक बॉक्सेस तुम्हारे चेक्ड है तो तुम घर लेने के बारे में सोच सकते हो और मैनेज कर सकते हो। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, यहाँ पे एक रूल है कि तुम्हारी जो ईएमआई है वो 30 या मैक्स 40% ऑफ दी सैलरी से ज़्यादा नहीं हो सकती है। क्योंकि
सिर्फ घर लेना ही सब कुछ नहीं होगा, तुम्हें अपनी लाइफ भी जीनी है जिसमें 60 to 70% ऑफ योर इनकम काम आएगी। सो इससे ज़्यादा अगर तुम लोगे तो तुम ट्रैप में फंसने के चांसेस बढ़ जाएंगे तुम्हारे। सो 30 to 40% ये एक रेंज होनी चाहिए तुम्हारी सैलरी की, जो इसके अंडर लाई करनी चाहिए तुम्हारी हाउस की ईएमआई। चलो एक एग्जांपल लेते हैं। अज्यूम करते हैं तुम्हारी सैलरी है 1 लाख रुपीज़ पर मंथ। 40% यानी 40,000 रुपीज़ तुम्हारे हाउस के ईएमआई में जाते हैं। बचे हुए 60,000 में 20,000 रुपीज़ फैमिली का खर्चा, 10,000 रुपीज़ पर्सनल एक्सपेंसेस, 10,000 रुपीज़ फॉर इन्वेस्टमेंट, 10,000 फॉर इमरजेंसी फंड बिल्डअप और 10,000 फन मनी। ये 10,000 का फन मनी बहुत इंपॉर्टेंट है कि तुम घूमना, मूवीज़ देखना, बाहर खाना, ये सब भी बंद नहीं करते हो, क्योंकि घर खरीदना यही एक चीज़ नहीं होगी। जैसे मैंने पहले भी कहा, तुम्हें अपनी लाइफ भी जीनी है, क्योंकि तुम 20 साल तक अपनी ईएमआईज भरते रहोगे और इन 20 साल में अगर तुम कोई भी एंजॉयमेंट नहीं कर रहे हो और सिर्फ ईएमआई भरने पे ध्यान दे रहे हो, तो तुम अपने बेस्ट ईयर्स सिर्फ ईएमआई भरने में गवा दोगे और फिर तुम्हें 20 साल बाद में भी रिग्रेट हो सकता है कि यार मैंने अपने बेस्ट ईयर्स में कोई एंजॉयमेंट नहीं की। सो फन मनी इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। तो ये एक चेक पॉइंट है कि तुम्हें ध्यान रखना है कि तुम्हारी जो हाउस की ईएमआई है वो 40% ऑफ द सैलरी ही हो। अब बात करते हैं रेंट वर्सेस बाय हाउस की मैथ की। ये मैथ में सब कंफ्यूज होते हैं। हम एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। अज्यूम करते हैं घर 60 लाख रुपीज़ का है, तो उसका 20% यानी 12 लाख रुपीज़ तुम्हें डाउन पेमेंट करना होगा। बचे हुए 48 लाख रुपीज़ हम लोन लेंगे 20 साल के लिए 8.5% इंटरेस्ट रेट पे, जो कि एक बेर मिनिमम है। मंथली 40 या 42,000 रुपीज़ की जो ईएमआई होगी अप्रॉक्स, और 20 साल के लिए करीबन करीबन होंगे 1 करोड़ रुपीज़। यानी कि तुम्हारा जो 60 लाख का हाउस था या 48 लाख रुपीज़ का जो हाउस था, वो तुम्हें पड़ा 1 करोड़ रुपीज़ में। ऑप्शन 2, तुम ये सेम घर रेंट पे ले लो। रेंट होगा करीबन 15,000, बचे हुए 27,000। अज्यूमिंग 27,000 बचेंगे, क्योंकि अगर तुम घर लेने का सोच रहे हो और 42,000 रुपीज़ की ईएमआई है, तो तुम 27,000 रुपये बचा रहे हो। तो वो 27,000 अगर तुम इन्वेस्ट करो और बेर मिनिमम 12% इंटरेस्ट गिनो, तो 20 साल में तुम्हारे पास करीबन 2.5 करोड़ टू 2.75 करोड़ रुपीज़ हो जाएंगे। अगर मैं घर की वैल्यू डबल भी गिनूँ तो 1.2 करोड़ रुपीज़ का घर और मेरे पास है 2.7 करोड़ रुपीज़। लेकिन घर लेना एक सिर्फ फाइनेंशियल डिसीजन नहीं है, जैसे हमारी बात हुई सब स्प्रेडशीट पे दिखा हुआ या लिखा हुआ और सिर्फ कैलकुलेशन, हम सिर्फ उन्हें अकाउंटेबल नहीं ले सकते, क्योंकि एक बहुत बड़ा इमोशनल डिसीजन भी है। तो डिसीजन सिर्फ मैथ से नहीं होता, इमोशन प्लस मैथ इक्वल टू डिसीजन। अब बात करते हैं एक ट्रैप की, जो घर लेने से पहले कोई सोचता नहीं है और सब लोग इसमें लॉक हो जाते हैं, क्योंकि घर लेना पहले सोचते हैं और फिर समझते हैं। सो अज्यूम करते हैं तुमने मुंबई में एक घर ले लिया, फिर 3 साल तुमने उसकी ईएमआई भरी, अच्छे से रहे, घर आलीशान बना दिया, बढ़िया बना दिया, तुम्हारे हिसाब से बना दिया, क्योंकि ये हो सकता है घर हम बार बार ना खरीदें और ये तुम्हारा पहला घर है, तो तुम्हें एक ऐसा घर चाहिए जो तुमने हमेशा ख्वाबों में सोचा हो। और अचानक तुम्हें एक बहुत अच्छे कंपनी से, एक ड्रीम कंपनी से ऑफर आती है। ड्रीम कंपनी, ड्रीम रोल, ड्रीम सैलरी। तो तुम क्या करोगे? बहुत जन इसको इजीली आंसर कर देंगे कि यार मैं तो चला जाऊंगा। लेकिन क्या तुम इजीली जा सकते हो? इतने सालों की मेहनत, इतना बड़ा होम लोन ये लिया था तुमने एक घर बनाने के लिए, एक ऐसा घर जो तुम्हारा सपना था, और क्या तुम उसे इतने अच्छे से छोड़ के जा सकते हो? अब कोई कहेंगे यार ठीक है, मैं बेच नहीं रहा हूँ, मैं रेंट कर दूंगा। ये सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन रेंट में भी सेम इशू आता है। मैंने ये घर मेरे लिए बनाया था, ना कि दूसरों के रहने के लिए। और अगर मुझे ये घर छोड़ना पड़ रहा है इतने साल मेहनत करके और एक सपना देख के कि मैं ये घर में बहुत अच्छे से रहूँगा, वो चीज़ें इन रियल लाइफ हज़म नहीं होती है और ये बहुत एक डिफ़िकल्ट डिसीजन बन जाता है इस घर को छोड़ के जाना। और रियलिस्टिकली घर बेचने में 6 से 12 महीने लग जाते हैं, क्योंकि ये एक हार्ड और एसेट है जो इतना इजीली नहीं बिकता है। और सो टेनेंट ढूंढने में भी काफ़ी समय जाता है कि कोई अच्छी फैमिली रहे हमारे घर में, कोई ऐसे लोग रहे जो मेरा घर संभाल सके जिसे मैंने इतने अरमानों से बनाया था। मतलब घर तुम्हें फाइनेंशियली लॉक नहीं करता, इमोशनली लॉक करता है।
सो तीसरा चेक पॉइंट ये है कि तुम्हें समझना होगा क्या तुम अपने करियर और लाइफ के उस पाथ पे हो कि तुम्हें स्टेबिलिटी ज़रूरी है, कि तुम फ्लेक्सिबिलिटी चाहते हो और तुम्हें घर नहीं लेना चाहिए। अपने 20s में हो, करियर एक्सप्लोर कर रहे हो, ज़्यादा कमाना चाहते हो तो वेट करो, घर कहीं भागा नहीं जा रहा है। लेकिन अगर तुम अपने 30s में हो, स्टेबल इनकम के साथ हो, तुमने अपनी फैमिली बना ली है, उन्हें अच्छे से रखना चाहते हो, तो घर लेना एक मस्ट है। और एक एंगल है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अज्यूम करते हैं तुम 28 साल के हो और तुमने 60 लाख रुपए का घर लिया, 42,000 रुपीज़ EMI एवरी मंथ। सो अब सब कुछ सोचने से पहले तुम्हें सोचना पड़ेगा क्या तुम्हारी EMI और सेविंग्स रेडी है कि नहीं। सो नेक्स्ट 5 ईयर्स तक तुम्हें जो वो यूरोप ट्रिप जानी थी अपने पार्टनर के साथ, जो बाइक खरीदनी थी अपने लिए, या फ्रेंड्स के साथ जो वीकली ट्रिप जानी थी, ये सब तुम्हें बहुत सोच समझ के करना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारा फर्स्ट इंटेंशन होगा कि मैं पहले 42,000 रुपीज़ जो मेरे घर की EMI है वो साइड पे कैसे रखूँ। अब कुछ लोगों को ये एक्सेप्टेबल है, क्योंकि घर उनकी पहली प्रायोरिटी है और घर उनकी टॉप मोस्ट प्रायोरिटी है। वो ना ही घूमना चाहते हैं, ना ही एंजॉय करना चाहते हैं, क्योंकि उनका पहला गोल है घर खरीदना। दैट्स फाइन, वो कम्प्लीटली फाइन है, वो तुम्हारा कॉल है। लेकिन लोग ये सोचे समझे बिना पहले घर ले लेते हैं, क्योंकि दोस्त ले रहे हैं, रिलेटिव्स ने कहा है, या सोसाइटी प्रेशर है कि इतने उम्र तक घर आ ही जाना चाहिए। सो सोसाइटी प्रेशर और ये सब के बीच में हम ये जो पर्सपेक्टिव्स है वो सोचना भूल जाते हैं, और एक टाइम आने के बाद हम ऐसे फंस जाते हैं कि हम सिर्फ घर की EMI भर रहे हैं और कुछ एंजॉय नहीं कर पा रहे हैं। और ये टाइम पे ऐसा लगता है वो जो डिसीजन था वो काफ़ी गलत था। ऑल्सो हम ऐसी कंडीशन पे होते हैं कि कोई रोल बैक का चांस ही नहीं है। सो हम उतने सालों के लिए इस चीज़ में फंस जाते हैं। तो चौथा चेक पॉइंट ये चेक करना होगा क्या तुम्हारी टॉप मोस्ट प्रायोरिटी घर है, कि और कोई भी चीज़ें हैं जो अगर तुम शायद घर पे इन्वेस्ट करो तो वो सब चीज़ें सैक्रिफाइस हो जाएगी, और क्या तुम ये सैक्रिफाइस देना चाहते हो कि नहीं। तो अब फाइनल बात करते हैं घर कब लेना चाहिए। पहला, तुम्हारे पास एक स्टेबल इनकम हो और तुम्हारी इनकम से 30-40% ज़्यादा से तुम्हारी हाउस EMI ना हो एवरी मंथ। जब तुम्हारे पास अपना इमरजेंसी फंड रेडी हो 6 महीने के लिए। तीसरा, अगर तुम तुम्हारे करियर के एक ऐसे स्टेज पे हो जहाँ तुम्हें फ्लेक्सिबिलिटी नहीं, सिर्फ स्टेबिलिटी से मतलब है। जब तुम्हारे पास 20 से 30% तक कैश रेडी हो तुम्हारे डाउन पेमेंट के लिए, घर के लोन के लिए, तो तुम्हें लोन कम भी भरना पड़ेगा और कम टाइम में ख़त्म हो जाएगा। और पांचवा, तुम इमोशनली रेडी हो। अगर इन 5 फैक्टर्स में से 4 भी तुम टिक मार्क करते हो तो तुम घर लेने के लिए रेडी हो। लेकिन अगर तुम सिर्फ सफाइज करते हो 2 या 3 चेक बॉक्सेस, तो तुम्हें वापस सोचना चाहिए, समझना चाहिए, और ये देखना चाहिए क्या तुम सही डिसीजन ले रहे हो। घर भागा नहीं जा रहा है, घर एक बहुत बड़ा परमानेंट डिसीजन है, तो बहुत सोच समझ के और कैलकुलेशंस के साथ करेंगे। तो गाइस, ये था पैसा और पर्सपेक्टिव का पहला एपिसोड, जहाँ हमने बात की कि घर लेना इमोशनली और फाइनेंशियली कैसे हमें आगे बढ़ना चाहिए, और क्या क्या कंडीशंस है जो सफाइस होने के बाद हमें सोचना चाहिए कि हम घर लेने के लिए केपेबल है या नहीं। तो अगर तुम इन 5 में से 4 चेक पॉइंट्स मैच करते हो, एक स्टेबल इनकम, इमरजेंसी फंड रेडी, करियर स्टेबिलिटी, इमोशनल रेडीनेस और डाउन पेमेंट कैपेसिटी, तो तुम घर लेने के लिए केपेबल हो। सो दोस्तों, अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करो। कमेंट्स में बताओ तुम अपने घर खरीदने की जर्नी पे कहाँ पे हो। तुमने घर ले लिया है, तुम घर अपना EMI के साथ ले रहे हो, या तुम घर लेने के बारे में सोच रहे हो और अभी तक कंफ्यूज थे। शेयर करो उन दोस्तों के साथ जो शायद कंफ्यूजन में है, और ये वीडियो उन्हें हेल्प कर सकती है ये डिसीजन बनाने में, क्योंकि ये लाइफ का बहुत बड़ा डिसीजन है। और सब्सक्राइब करो अगर तुम्हें पैसा और पर्सपेक्टिव की ये पहली वीडियो पसंद आई हो, और कमेंट में ये भी लिखो कि तुम्हें और कौन से ऐसे कंपैरिजंस या इमोशनल और फाइनेंशियल डिसीजंस जोड़ के समझना है किसी भी एक एस्पेक्ट के लिए, जैसे इस वीडियो में हमने घर चूज़ किया था। सो गाइस, एक बात हमेशा याद रखना, कुछ नया करने से कभी मत डरना। रिद्धेशा साइनिंग ऑफ।